हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम क्लास 9 साइंस का 9 चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर से मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने पढ़ाया था कि फोर्स क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े थे, मोमेंटम पढ़ा था, इनर्शिया पढ़ा था और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। तो उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हुए आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम के बाद हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन और फिर उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने नहीं वाले, सिर्फ और सिर्फ इन लॉज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाने की वजह से वो सारे न्यूमेरिकल्स आज हम नहीं करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम बेसिकली जो होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body is known as momentum। उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। मतलब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम को बेसिकली हम पी से डिनोट करते हैं, मास को एम से और वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। तो ये तो है हो गया हमारा किसका? मोमेंटम निकालने का फार्मूला हो गया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसा कि हमें पता है कि मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। अब हम बात करते हैं कि मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है। तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है। जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम है और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर मैं मोमेंटम की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा? 1 m की वैल्यू 1 किलोग्राम और वेलोसिटी जो है 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम आ गया हमारा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया। तो मैं देखूंगा जो यहाँ पे मोमेंटम की जो एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो होगी किसकी? मोमेंटम की एसआई यूनिट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी में। मतलब जिस ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिपेंड्स अपॉन mass and velocity of a body। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी का जो मास होगा और वेलोसिटी होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या? मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पे देखोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कुछ ना कुछ मोमेंटम है तो उसका मास कुछ ना कुछ होगा। लेकिन सोचो, वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि वो कुछ ना कुछ होगी। हो सकता है उसकी वेलोसिटी हो सकता है 0 हो, मतलब रेस्ट पे हो, या फिर कुछ ना कुछ होगी 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, कुछ ना कुछ होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मान लेते हैं वेलोसिटी 0 हो जाए तो उस पूरी की पूरी बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या? इफ़ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इफ़ अ बॉडी at rest, then its momentum would be 0। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg, वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है कितनी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो मोमेंटम होगा क्या हो जाएगा? 10 × 0 = क्या हो जाएगा? 0। तो उसका जो मोमेंटम होगा कितना होगा? 0 होगा। 0 किलोग्राम। हम मोमेंटम की ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं, 0 किलोग्राम मीटर
पर सेकंड। खैर इसका इंपॉर्टेंस है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। तो पहले एक चीज़ और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी है, एक का मास ज़्यादा है और एक का मास कम है, एक हैवी है और एक लाइट है, और दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास वेरी कर रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो इफ़ हम लिख सकते हैं कि व्हेन टू बॉडी heavier and lighter moving with same velocity, then heavier object has greater मोमेंटम। ठीक है, तो जो हैवियर बॉडी होगी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एक लाइन और कि इफ़ अ स्मॉल बॉडी मूविंग विद, इफ़ अ स्मॉल बॉडी कह लें या फिर लाइटर बॉडी कह सकते हैं। स्मॉल बॉडी की जगह हम क्या कह सकते हैं, लाइटर, मतलब कोई हल्का ऑब्जेक्ट है, मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी देन इट हैज़ अ ट्रिमेंडस मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा हो सकता है मास बहुत कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे एक बुलेट होती है, जब जो पिस्टल से फायर होती है तो उस बुलेट का मास जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन उसकी वजह से होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस गोली का जो, उस बुलेट का जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हार्म बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो था हमारा मोमेंटम। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट इन चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो मोमेंटम के अंदर चेंज ज़्यादा आएगा, और अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स कम होगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास है m, और ये u वेलोसिटी से चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है। तो मान लेते हैं इसके ऊपर एक फोर्स लगता है F, तो जब ये u वेलोसिटी से चल रही है, तो जब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा तो इस ऑब्जेक्ट का मास तो m ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा। तो हम मान लेते हैं कि फोर्स लगने के बाद ये बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसका मास तो m रहा, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर क्या हो गई, v हो गई। u से v हो गई, कुछ ना कुछ अलग होगी, सेम तो होगी नहीं, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, v। अब वेलोसिटी को u से v होने तक कुछ टाइम भी लगा होगा, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत हो गई होगी। तो कुछ जो टाइम लगा वो मान लेते हैं, वो टाइम जो लगा वो t लगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जब अभी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ था तो इसका मोमेंटम क्या रहा होगा, p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी u है, तो इसको हम मोमेंटम 1 मान लेते हैं। और इसका मोमेंटम कितना रहा होगा, इसका मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी हो गया होगा, इसे मोमेंटम p2 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो स्टेटमेंट कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड फोर्स के। मतलब जो अप्लाइड फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम का चेंज कितना हुआ। मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बाद में इतना हो गया और इनिशियली इतना था, है ना। तो चेंज कितना आया, p2 माइनस p1, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या है, p2 माइनस p1। लेकिन साथ में ये रेट की भी बात कर रहा है, तो मतलब कितनी देर में चेंज हुआ, तो इसलिए इसे टाइम से डिवाइड करेंगे।
स्टेटमेंट ये कहता है, ये जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो ये है कि कितना चेंज हुआ कितनी देर में, ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स की, तो एफ फोर्स लगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखते हैं हम कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है के, और ये रहता है P2 माइनस P1 अपॉन में T। अच्छा, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू के है ना, इसकी वैल्यू क्या है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो F इज इक्वल टू 1, अच्छा P2 माइनस P1 अपॉन में T। यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे बिकॉज के इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स है P2 की वैल्यू कितनी है, mv, माइनस P1 की वैल्यू कितनी है, mu। टाइम कितना है, सॉरी टाइम तो t है ना, टाइम कितना है, t है। अच्छा, अब यहाँ से हमें देख रहे कि m कॉमन आ सकता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन हमारी ये बन गई कि जो अप्लाइड फोर्स का जो फॉर्मूला होगा m v माइनस यू अपॉन में टी। अच्छा, लेकिन हमें याद होगा कि जब हम 8 चैप्टर पढ़ रहे थे, जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमें एक वैल्यू मिली थी v इजकल टू यू प्लस ए टी, याद है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप उस 8 चैप्टर की वीडियोस जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे एक इक्वेशन आई थी v इजकल टू यू प्लस, ये प्लस है, ए टी। अगर मैं यहाँ से u को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, t को भी नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू ए। अब देखोगे आप कि ये वाला जो पोर्शन है कुछ ऐसा ही है, तो क्या इस v माइनस यू अपॉन टी की जगह मैं a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो हम लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a। यहाँ पे रीज़न में लिख देंगे बिकॉज v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, a होता है। तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये थी स्टेटमेंट, और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको कहते हैं हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूले हैं, एक ये और एक ये। मतलब फोर्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। जब हमको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी टाइम दे रखा है तब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब मास और एक्सेलरेशन दे रखा है तब हम इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। अच्छा, अब ये तो बात हो गई किसकी, फोर्स का फार्मूला। अब एसआई यूनिट की और बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट की हम बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम, और उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फोर्स होता है वो क्या हो गया हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया फोर्स, और ये आ गया इसका एसआई यूनिट। तो हम लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम, लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखते हैं हम 1 न्यूटन। क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट हम क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली ज़्यादातर हमें न्यूटन ही यूज़ करेंगे। तो ये तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ईजी है। तो इसमें कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होता है तो उसके बदले में रिएक्शन भी होता है, और रिएक्शन जो होता है वो ऑपोजिट होता है और इक्वल होता है। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर किसी बॉडी ने ये मान लेते हैं मेरा हाथ है, ये बॉडी 2 है और ये मेरा हाथ जो है ये बॉडी 2 है।
तो सेकंड बॉडी पे, फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे एक फोर्स लगाया, फर्स्ट बॉडी ने, ये मेरा हाथ है जो फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, तो फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी पे कुछ फोर्स लगाया, तो सेकंड बॉडी, ये जो सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी पे मेरे हाथ पे फर्स्ट बॉडी पे इक्वल फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। तो मतलब मान लेते हैं कि कोई फर्स्ट बॉडी थी, उसने, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी, कोई भी इमेजिनरी फर्स्ट बॉडी है, उसने सेकंड बॉडी पे एक फोर्स लगाया, तो हम मान लेते हैं वो फोर्स है F12। F12 मतलब फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी। तो जो सेकंड बॉडी है ना, वो भी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी और इक्वल लगाएगी। तो ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, F21 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो F12 है ना, वो क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड बॉडी। और वहीं पे अगर मैं F21 लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो ये एक्शन था और ये रिएक्शन था, लेकिन ये कैसा होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। मतलब जो F12 है वो इक्वल होगा F21 के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये तो था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमारे तीनों लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट होते हैं। और जो मोमेंटम आज हमने पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, इसके बिहाफ पे, इसके बेसिस पे, इनके आधार पे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसके लिए मैं अलग से एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। जैसा कि आज की वीडियो मैंने कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराया, लेकिन आज जो हमने फार्मूला इक्वेशंस डिराइव किए उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, और थैंक यू।